इजिप्ट के तपते हुए रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे वैली ऑफ द किंग कहा जाता है। यह वही जगह है जहां न्यू किंगडम के बहुत पावरफुल राजाओं को दफन किया गया था। रामेसिस सेकंड से तूतनखामन तक सभी के रॉयल टूम्स यहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन साल 2024 और 2025 में आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ ऐसे प्रूफ्स मिलते हैं जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री को चेंज कर देता है। एक ऐसी राइटिंग जो इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स नहीं है, जो ग्रीक भाषा में नहीं है और जो रोमन स्क्रिप्ट में भी नहीं है, बल्कि वो है तमिल। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, साउथ इंडिया की तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट। एक इजिप्शियन फेरो के टूम के ठीक अंदर। ये कोई नॉर्मल ग्राफिटी या इंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई रैंडम पत्थर पे ये चीजें नहीं मिली है। ये इस बात का प्रूफ है कि इंडियन ट्रेडर्स 1000 साल पहले केवल इंडिया में सीमित नहीं थे, वह रोम और इजिप्ट के सबसे एलीट वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सवाल यह है कि हमारे हिस्ट्री बुक्स में इसको क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। कैसे साउथ इंडिया के किंगडम्स और रोमन एम्परर ऑगस्टस एक ग्लोबल नेटवर्क से जुड़े हुए थे, और कौन था वह आदमी सिकाई कुरान जिसने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। आज हम एक ऐसी स्टोरी को डिकोड करेंगे जो एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीटली रीडिफाइन कर रही है। पहले हमें लगता था कि हमारी हिस्ट्री केवल किताबों में बंद है, लेकिन ये डिस्कवरी कोई सदियों पुरानी दबी हुई फाइल नहीं है। यह इंस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई किए गए हैं रीसेंट ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी में। यह स्टडी 2024 और 2025 में कंडक्ट की गई है। इसे लीड करने वाले दो बड़े नाम हैं, प्रोफेसर शार्लोट शेमिड जो फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज पेरिस से हैं, और प्रोफेसर इनगो स्ट्रॉच जो यूनिवर्सिटी ऑफ लुसैन से हैं। इन दोनों ही माहिर प्रोफेसर्स ने अपनी रिसर्च फाइंडिंग को एक रिसर्च पेपर में प्रेजेंट किया है। इस रिसर्च पेपर का टाइटल था फ्रॉम द वैली ऑफ द किंग टू इंडिया, इंडियन इंस्क्रिप्शंस इन इजिप्ट। इसे हाल ही में चेन्नई में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन तमिल एपिग्राफी में दुनिया के सामने रखा गया है। इन स्कॉलर्स ने यह बताया कि वैली ऑफ द किंग में उन्हें 30 डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। यह इंस्क्रिप्शन किसी एक जगह पर नहीं मिले, बल्कि 6 अलग अलग टूम्स में यह बिखरे हुए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें केवल तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि प्राकृत और गांधारी स्क्रिप्ट भी आइडेंटिफाई हुई है। सिर्फ साउथ इंडिया के लोग ही नहीं, बल्कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न इंडिया के लोग भी उस समय पर इजिप्ट ट्रैवल कर रहे थे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं 2000 साल पुराने उस दौर में। सोचिए, साल है 30 BCE। इजिप्ट का डेजर्ट बिल्कुल शांत है, लेकिन सियासत बहुत गर्म है। क्लियोपेट्रा की हार के बाद इजिप्ट अब एक रोमन एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। रोम का नया एम्परर था उस वक्त ऑगस्टस। रोमन एम्पायर उस समय अपने शक्ति के चरम पर था। लक्सर के पास वैली ऑफ द किंग में बहुत बड़े बड़े टूम्ब एग्जिस्ट करते थे। यह टूम्ब तब भी सदियों पुराने थे और बहुत ही सैक्रेड माने जाते थे। रामेसिस सेकंड और उनकी जनरेशंस ने 1600 BCE के बाद इजिप्ट पर शासन किया था। ऐसे पावरफुल राजाओं के लिए पहाड़ों को काट करके समाधियां बनाई गई थी। सदियों तक केवल राजा और राज परिवारों के लिए यह स्थान रिजर्व था। लेकिन समय बदल गया, फेरोज का समय खत्म हुआ, पर्शियन आए, फिर अलेक्जेंडर ने उसे कैप्चर किया, और फिर एट द एंड रोमन पीरियड आया। और उसी दौरान हजारों किलोमीटर दूर भारत में एक अलग कहानी चल रही थी। भारत में उस समय संगम पीरियड चल रहा था। लगभग 300 BCE से 300 CE तक ये एक बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड था। चेर, चोल, पांड्य, यह सारे किंगडम्स अपना एक ग्लोबल नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में स्थापित कर रहे थे। साउथ इंडिया के पोर्ट्स दुनिया के सबसे ज्यादा बिजी कमर्शियल सेंटर्स बन चुके थे। मुजरिस, पुम्पुहार, कोरकई और अर्कमेडू ये सिर्फ लोकल पोर्ट्स नहीं थे, यह इंटरनेशनल गेटवेज थे। 1st सेंचुरी CE का एक बहुत ही मशहूर ग्रीक टेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। यह टेक्स्ट इन पोर्ट्स का एक ऐसा डिस्क्रिप्शन पेश करता है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें मुजरिस को एक वेल्दी, फास्ट मूविंग और बिजी पोर्ट बताया गया है। रोमन शिप हर साल यहाँ पर एंकर करते हैं और उनका टारगेट केवल एक है, इंडियन स्पाइसेस। सबसे ज्यादा डिमांड है काली मिर्च की, यानी पेपर की। पेपर रोम में ब्लैक गोल्ड के नाम से फेमस था। रोमन एलिट्स के टेबल पर इंडियन पेपर का होना एक एलिट स्टेटस सिंबल माना जाता था। रोमन हिस्टोरियन लीनी द एल्डर ने अपनी किताब द नेचुरल हिस्ट्री में एक बहुत ही दिलचस्प बात को मेंशन किया है। उन्होंने एक तरह की कंप्लेन की है कि इंडिया के ट्रेड्स की वजह से रोम का बहुत सारा सोना इंडिया जा रहा है। उनके हिसाब से लगभग हर साल 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स इंडिया, अरेबिया और चाइना में फ्लो हो रहे हैं। इसमें से करीब 50 मिलियन कॉइन्स केवल काली मिर्च पे खर्च होते हैं।
यह रोमन इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न था और इसके सबूत आज भी हमारी मिट्टी में मिलते हैं। केरला और तमिलनाडु में रोमन गोल्ड कॉइन्स के बहुत बड़े बड़े होर्ड्स मिले हैं। ऑगस्टस और नीरो जैसे एम्परर्स के गोल्ड कॉइन्स साउथ इंडिया से एक्सकवेट हुए हैं। यह कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक बहुत ही सिस्टमैटिक और सोफिस्टिकेटेड ट्रेड नेटवर्क का प्रूफ है। अब सवाल यह है कि ये सारे ट्रेडर्स रोम तक पहुंचते कैसे थे, इनका ट्रेड रूट क्या था। बेरेनिक और म्योस हॉर्मोस जैसे इजिप्शियन रेड सी पोर्ट्स रोमन एम्पायर के एग्जिट पॉइंट या फिर डिपार्चर पॉइंट माने जाते थे। यहीं से जहाज मॉनसून विंड को यूज करते हुए अरेबियन सी को क्रॉस करके इंडिया पहुंचते थे। अक्सर मॉनसून नेविगेशन सिस्टम के लिए एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, ग्रीक नेविगेटर हिपेलस, लेकिन हमारे इंडियन सेलर्स ने इन नेविगेशनल रूट्स को बहुत पहले ही एक्सप्लोर कर लिया था। ट्रेवल टाइम लगभग 40 दिन का होता था। एंशिएंट वर्ल्ड के हिसाब से ये बहुत ही फास्ट कनेक्शन था। गुड्स पहले इजिप्ट के कोस्ट पर पहुंचते थे, वहां से उन्हें ऊंटों पर लादकर नाइल रिवर तक ले जाया जाता था और नाइल के जरिए अलेक्जेंड्रा और लक्सर तक उन्हें ले जाया जाता था, जहां उनका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। रोमन पीरियड में वैली ऑफ द किंग एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बन चुका था। यहाँ लोग साइट सीइंग के लिए आते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज लोग कुंभलगढ़ देखने जाते हैं या फिर इजिप्ट के पिरामिड। इसी रोमन पीरियड की लेयर्स में आर्कियोलॉजिस्ट को इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। 6 अलग अलग टूम्स में इन तमिल ब्राह्मी प्राकृत स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तमिल इंस्क्रिप्शंस में एक नाम रिपीटेडली लिखा पाया गया है, सिकाई कोरान। यह शायद एक व्यापारी था, एक सेलिब्रिटी या फिर एक ट्रैवलर। पत्थर पर यह पाया गया कि सिकाई कोरान यहाँ आया और उसने सब कुछ देखा। यह बात एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन रखती है। यह बात सिंपल नहीं है, इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। वह एक ट्रैवलर था जिसने बहुत सारी साइट सीइंग की और उसने अपना नाम वहां छोड़ दिया, या फिर वह एक सेलिब्रिटी था जिसे अलाउ किया गया कि आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। पहले हिस्टोरियंस का यह मानना था कि इंडियन ट्रेडर्स केवल कोस्टल पोर्ट्स तक ही लिमिटेड थे। वह सोचते थे कि इंडियंस केवल अलेक्जेंड्रिया या बेरेनिक तक ही जाते होंगे, लेकिन लक्सर, वैली ऑफ द किंग, ये इनलैंड इजिप्ट है। यहाँ नाइल के थ्रू अंदर तक जाना होता है। इसका मतलब इंडियन ट्रेडर्स केवल सामान बेचा नहीं करते थे, वह एक्सप्लोर करते थे, वह ट्रैवल और ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके अच्छे ट्रेड और पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। अब थोड़ा तमिल ब्राह्मी को समझते हैं। यह ब्राह्मी लिपि का तमिल वर्जन है या फिर साउथ इंडियन वर्जन है। 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक 600 सालों के लिए यह स्क्रिप्ट अपने पीक पर थी। तमिलनाडु के मंगलम और जम्बई जैसे केव इंस्क्रिप्शंस इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इनकी डेटिंग रोमन एम्पायर के पीक होने की डेटिंग के साथ एग्जैक्टली मैच करती है। इसके साथ साथ हमें और भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। अरिकमेडू एक्सकवेशन में रोमन एम्फोरे यानी वाइन जार्स और ग्लासवेयर्स मिले हैं। पत्तनम एक्सकवेशन, जिसे एंशिएंट मुजिरिस से जोड़ा जाता है, वहाँ रोमन सिरामिक्स मिले हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ, इजिप्ट के कुसैर अल कदीम साइट पर इंडियन पेपर रेसिड्यू साइंटिफिकली डिटेक्ट हुए हैं। केमिकल एनालिसिस ने यह कंफर्म किया है कि ये सारे स्पाइसेस 100% इंडियन ओरिजिन से आते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, एक साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल ट्रुथ है। अब इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ देखते हैं। इंडिया में चेरा रूलर मैरीटाइम ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहे थे। रोम में ऑगस्टस और उसके सक्सेसर एक ग्लोबल एम्पायर्स को कंट्रोल कर रहे थे। इजिप्ट उस समय एक रोमन प्रोविंस था। इंडियन ओशियन ट्रेड अपने पीक पर था और इसी दौरान एक तमिल व्यापारी सिकाई कोरान लक्सर पहुंचता है। वह फेरोज के टोम में खड़ा होता है और अपना नाम हमेशा के लिए पत्थर पर लिख देता है। उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि ये इंसिडेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस वक्त शायद उन्हें नहीं पता था कि इस इंसिडेंट को कितना ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन की नहीं है, यह कहानी है एंशिएंट मोबिलिटी की, यह कहानी है इकोनॉमिक पावर की, यह कहानी है इंटरकनेक्टेड सिविलाइजेशन की। एंशिएंट वर्ल्ड आइसोलेटेड नहीं था। इंडियन ओशियन ट्रेड नेटवर्क एक बहुत ही डायनेमिक इंटरकनेक्टिंग जोन था। ट्रेड ने कल्चर्स को जोड़ा, आइडियाज को जोड़ा, लोगों को जोड़ा। वैली ऑफ द किंग के ये तमिल इंस्क्रिप्शंस हमें याद दिलाते हैं कि भारत एक रीजनल पावर नहीं था, वह ग्लोबल नेटवर्क का एक बहुत ही एक्टिव मेंबर था। आपको क्या लगता है कि सिकाई कोरान जैसे और भी व्यापारी होंगे जिनका नाम हिस्ट्री में मिलना अभी बाकी है? अगर इस वीडियो ने हिस्ट्री को एक अलग एंगल से प्रेजेंट किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।